बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अतात नसीब होती हैं और ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड हैं। नाज़रीन इकराम, इन अतात के साथ साथ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करना, चैरिटी करना, ये ऐसे दो अवामल हैं जो आपके सोशल वर्कर को और भी ज़्यादा चमका देते हैं। नाज़रीन इकराम, अज़मत हुसैन सैयद बहुत बड़ी अपने इलाके की समाजी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने इलाके की तमीर व तरक्की में बहुत नाम कमाया है और अपने इलाके में बहुत काम किया है। वो अपने इलाके की ऐसी शख्सियत थी कि उनके रवाबत वसी पैमाने पर थे और सियासत में, अबादत में और अगर रियाजत की बात की जाए तो उनका एक नाम है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं बियोवाली में और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इनकी रियाजत, इनकी सदात फैमिली से इनका लिंक होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदात फैमिली के चश्मो चराग, हर दिल अजीज़ नौजवान शख्सियत आतिफ अज़मत हुसैन सैयद साहब से करवाती हूँ। नाज़रीन इकराम, आतिफ अज़मत हुसैन सैयद अपने इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं, बिल्कुल अपने बाबा की कापी हैं और उन्हीं की रस्म व रवाज, उन्हीं की शख्सियत की अक्कासी करते हैं। आइए आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि माशाल्लाह से आप सदात फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपके बाबा की रूहानियत को देखा जाए तो माशाल्लाह रूहानियत में उनका बड़ा नाम है, आपके दादा का बड़ा नाम है। तो आप मुझे बताइए ये रूहानियत आपके ख़ानदान में कैसे पैदा हुई? पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा जी जी आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी कि आपने इतना कीमती टाइम होते हुए और आज ये टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे गांव, हमारे घर आई हैं। जी। तो इसका तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपकी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, आपने पूछा कि अज़मत हुसैन सैयद जी जी की रूहानियत में भी बड़ा उनका सुना है यहाँ पे, जी जी और उसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। जी जी हमारे जो दादा थे वो अल्लाह के वली थे माशाल्लाह से। और माँ के पेट से वली थे। वाह वाह। वो वहाँ से अपना सियालकोट से हिजरत करके यहाँ पे एक गांव है, विलेज है मंजूचक, जी जी वहाँ पे आके कुछ अर्सा वहाँ रहे, पीरी मुरीदी की। वहाँ पे गवर्नमेंट वालों ने ना देखा कि शाह साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, जी जी तो उनको बीडी मेंबर वहाँ पे बनाया गया। माशाल्लाह। फिर यहाँ से जब वो गुजरते थे तो वो कहते थे कि अज़मत, मेरा दिल करता है कि बी वाली गांव में मेरी रहाइश हो। माशाल्लाह से। स्कूल जाते थे, इस्लामिया स्कूल में पढ़ाते थे। जी जी आस्ता आस्ता क्या किया उन्होंने, एक हमारी लइए ज़मीन थी उसको सेल कर दिया जी जी और बी वाली में आके डेरा लगा दी। जी जी यहाँ पर फिर पीरी मुरीदी भी शुरू होगी और आगे सिलसिला अज़मत हुसैन सैयद का। जब वो इलेक्शन लड़ने लगे तो सारे गांव ने इकट्ठ किया, तो उन्होंने कहा कि अज़मत हुसैन सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब के बेटे हैं और पढ़े लिखे हैं, क्यों ना इनको खड़ा किया जाए। तो फिर उन्होंने सियासत में भी बड़ा नाम कमाया और रूहानियत में भी लोगों के साथ सियासत को अबादत समझ के सियासत की। माशाल्लाह से। न कभी किसी से कोई डिमांड की, बल्कि खुद अपनी जेब से हर बंदे की खिदमत की और उसको कहा कि भाई हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि अज़मत हुसैन सैयद साहब का माशाल्लाह से नाम चूँकि रूहानियत में ज़्यादा था, रूहानियत उनको विरसे में मिली थी, तो जब आपने सियासत ज्वाइन की तो उसमें क्या ऐसा अमल पैदा हुआ कि आपको सियासत ज्वाइन करनी पड़ी या आपको सियासत में इंटरेस्ट लेना पड़ा? ये अज़मत हुसैन सैयद रूहानियत में भी है ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि उनकी ज़ातियात पे आज तक कोई ज़ेर ज़बर नहीं लगी। माशाल्लाह वो अपनी अवाइल ज़िंदगी में भी यहाँ के जो लोग थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कोई बेटा बनाता था, कोई उनको भाई बनाता था, तो इस वजह से उनकी ज़ात पे तो कोई शक कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने रूहानियत के साथ साथ ना जी सियासत में बड़ा नाम कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चौधरी वजाद साहब के साथ, चौधरी परवेज साहब के साथ बहुत टाइम गुजारा और बड़ी खिदमात हैं उनकी उस गिराने के साथ। माशाल्लाह से।
آپ کے خاندان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب نے فرسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ کا، تو آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بن گئے تھے، لیکن وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ آپ تھے، لیکن آپ وائس چیئرمین نہیں بن سکے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں، اسی طرح ہی تھا۔ اس وقت چودھری پرویز صاحب ضلع چیئرمین بن گئے، میرے والد صاحب کے حصے جو ووٹ تھا وہ ہم نے چوئی صاحب کو انہوں نے دیا، اور چوئی صاحب ماشاءاللہ چیئرمین ضلع بنے۔ ایک ووٹ ہمیں نہ ملا تو ہم وائس چیئرمین نہ بن سکے۔ تو یہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ، یہی ہماری سیاسی بنیادیں ہیں، یہاں سے ہم سیاست لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ہم تو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، اور آگے انہی کا ہی ویژن، انہی کا ہی مشن انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 3 دفعہ اپنے علاقے کے چیئرمین جو ہیں سلیکٹ ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی چیئرمین شپ کے دور میں یا اپنے ٹینیور میں آپ نے کتنے ترقیاتی کام کیے ہیں؟ یہ میرے والد صاحب کی آپ نے بات کی ہے؟ جی بالکل بالکل، وہ عصمت حسین سید صاحب کی بات کی ہے جی، 6 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑے، اور 6 دفعہ ہی وہ ممبر بنے ہیں۔ ایک الیکشن میں وہ ہار گئے تھے، ایک دفعہ وہ ضلع چیئرمین وائس چیئرمین بنے، دوسری دفعہ وہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے، ایسے اسلام آباد سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے۔ اس طرح بڑے ایسے عہدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن آئے بلدیاتی، سب کی مشاورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا ویژن، ان کا مشن لے کے چلیں۔ ترقیاتی کاموں کی جو ہسٹری ہے نا، اس سے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ میرے دادا حضور اس گاؤں سے 3 دفعہ بی ڈی ممبر بنے، تو بی ڈی ممبر اسے بنایا جاتا تھا جسے حکومت چنتی تھی، اور جو اس وقت کے گریجویٹ تھے۔ تو یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور اس کا ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک سکول بنایا، گورنمنٹ ملت ہائی سکول۔ اس سکول سے یہ جو علاقہ ہے نا جی، خلاص گڑھ، بی او والی، معین پور، منجو چک، ہنجرا، باگووال، شیخ پور، میانی پنڈی، اسنے کی پنڈی، سوکلا، چھوٹی سوک، ایسے کر کے گجر پور، جتنا یہ علاقہ تھا نا جی، اس وقت کیونکہ یہاں پہ برج نہیں تھا بنا ہوا بولے کا، تو جانا بڑی مشکل تھا شہر کی طرف۔ تو وہاں زمیندارہ کالج تھا اور اسکول تھا، اور اسلامیہ اسکول کالج تھا، تو لوگوں کو جانا بڑا مشکل تھا۔ تو میرے دادا حضور نے یہاں پہ اسکول بنایا، اس سے آج تک اتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کوئی کرنل بنا ہے، کوئی جنرل بنا ہے، کوئی سیاستدان بنا ہے، ہر شعبے میں وہاں سے لوگ ابھی تک بچے نکل کے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ میرے دادا جی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، دوسرا والد صاحب کا ماشاءاللہ، یہ تو نہیں میں کہتا ان سے بڑھ کے، انہی کی دعاؤں سے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اتنے کام کیے ہیں اس علاقے میں، اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں۔ اس علاقے کی کوئی گیس آنی ہے تب یہاں پہ ٹبی ایک گاؤں ہے، وفات سے کوئی 2-3 سال پہلے چودھری پرویز صاحب سے انہوں نے کہا، تو پرویز لائی صاحب میرے والد صاحب کی کبھی کوئی بات ایسے نہیں تھے کرتے کہ وہ بات کرتے تھے تو وہ نہ کرتے تھے، ہمیشہ انہوں نے ان کی بات کی عزت کی اور ان کی بات کو منوان مانا اور اس پر عمل کروایا۔ تو یہاں پہ ٹبی میں گیس لگی جو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اس گاؤں میں گیس لگی، ترقیاتی کام کروائے، لوگوں کو نوکریاں دیں، بھرتیاں کروائیں، ان گنت کام ہے۔ اور اس طرح جو کہ مخالفین ہوتے تھے نا، جب وہ کہیں پھنس جاتے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہم تو ان کو، ہمارے والد صاحب ان کو مخالفین نہیں تھے سمجھتے، اور ہمیں بھی یہی بتا کے گئے ہیں کہ آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن جب کوئی دوسری پارٹی میں الیکشن لڑتا ہو تو اس کو کوئی ایسا کام پڑ جانا کہ اس کا کام نہ ہونا، تو وہ شاہ صاحب کے پاس آتا، شاہ صاحب اس کو ڈبل رسپیکٹ دیتے، عزت دیتے اور اس کا کام کرتے۔ یہ ان کا ویژن تھا، ہر بندے کو وہ ایکول سمجھتے تھے، انسانیت کی عزت کرتے تھے، انسانیت کو فروغ دیتے تھے، اور اللہ کا خوف ہمیشہ جگہ جگہ، اور اپنا جب
घर से बाहर निकलना और अपने हाथ और अपने पाँव उन कामों में इस्तेमाल करने जहाँ पे अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह की रज़ा हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात की आपने। आतिफ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सियासत में आए हैं या आप चाहते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करना, तो आप मुझे ये बताइए आप क्या चाहते हैं कि आपकी शख्सियत से, आपकी पुरवकार शख्सियत से आपके इलाके में क्या चेंज आए? डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, आप मुझे पुरवकार के नाम से नवाज रही हैं। मैं तो इस तरह का नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक मस्कीन तबा और आजिज़ किस्म का इंसान हूँ। जो मेरे वालिद ने मुझे दिया और सिखाया है वो यही बताया कि कोई माड़ा नज़र आ जाए तो उस माड़े को माड़ा ना समझना, उसको इस तरह समझना कि तुम उससे माड़े हो। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी भी यही कोशिश होगी। पहले तो ये हमारा सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि चौधरी बरादरान के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम भरपूर जोर लगाएं, क्योंकि वो हमारा सरमाया हमारे इस इलाके की इज्जत भी है। वो यहाँ से जब जीत के जाते हैं पाकिस्तान लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जाके बैठते हैं तो ज़रूर उनके ज़हनों में बीओ वाली गाँव ज़रूर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीओ वाली गाँव उनके ज़हनों में मौजूद है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो वज़ीर आज़म बने, तब भी वज़ीर आज़म हो उसमें बीओ वाली हो उसका नाम होता हो, बीओ वाली गाँव का नाम लेते हैं और बीओ वाली के लोग बुलाते थे जब वज़ीर आज़म बने। तो हमारे वालिद साहब की इसमें बड़ी मेहनत है। ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहती है कि जब वो इलेक्शन लड़े तो हम उनको भरपूर कैंपेन भी करें और उनको बिन बुलाए, लोग तो बुलाते हैं ना, बिन बुलाए हम उस तरह का काम करें जिस तरह का वो उनको पता चल जाए कि सगे भाइयों से भी ज़्यादा को करते हैं। रह गई मेरी ज़ात की बात, तो मेरा भी दिल चाहता है कि अपने वालिद दादा का नाम लेकर चले हैं तो उसको रोशन किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा करें कि लोगों के लिए, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे बड़ी एक बहुत बड़ी कमी है और बड़ी ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है कि बच्चियाँ पढ़ी हुई हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, बच्चे पढ़े हुए उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये चीज़ जब मेरे सामने आती है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ या बारिक ताला हमें भी कोई इस तरह का बना दे कि हम इन लोगों को भर्ती करवा सकें और इन लोगों की अल्लाह के हुजूर अल्लाह से मदद मांग के इनको भी कोई ऐसे कामों पे लगा सके कि इनके घर के चूल्हे जल जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा एलैबोरेट किया सर आपने। आप मुझे ये बताइए सर कि NH-68 के हवाले से अगर बात की जाए हुसैन अली साहब की, तो एज ए MNA आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे इंसान हैं और आपके इलाके की तरक्याती कामों में उनका क्या रोल है? जी देखें जी, प्लेटफॉर्म तो उनको बहुत अच्छा मिला है। NH-68 में चौधरी वजाहत साहब, बहुत मेहनत है उनकी, बड़ा काम उन्होंने किया हुआ है। वो काम जब चौधरी हुसैन लाई के कंधों पे पड़ा है तो उन्होंने भी हक अदा कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह ही यहाँ के लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हर जगह वो जाते हैं और लोग किसी को गली बनवा के दे रहे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं, किसी की थाने कचहरिया का काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत अच्छे हो। सही, माशाल्लाह से, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उनके बारे में पॉजिटिव है। जी जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती है और कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें सोच कर, जिन्हें परख कर हमें लगता है कि ये ऐसी अचीवमेंट हैं जो हमें रूहानी सुकून देती हैं, स्पिरिचुअली पीस मिलता है हमें। सर ऐसी आपकी कोई अचीवमेंट है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं ये समझता हूँ जी कि सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़ात है, मैं किसी की माली इमदाद करूँ ना जी, तो उसमें मैं दो चीज़ें करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ या बारिक ताला मुझे ताकत अता फरमा दे, मैं अपने दोस्तों की, अपने अहले खाना के उन लोगों की उस तरह खिदमत कर सकूँ जिस तरह की मेरी जेब इजाज़त दे अल्लाह के हुक्म से। तो जब मैं वो करता होता हूँ ना जी, तो मैं बड़ा अपने आप पे एक किस्म का मान करता हूँ और बड़ा खुशी फील करता हूँ कि आज मैंने अपने इस भाई की अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से उसकी खिदमत की है। इसके अलावा मुझे दिली सुकून नहीं मिलता जी। माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत बड़ा एलैबोरेशन दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप
ایک کامیاب بزنس مین ہیں, آپ نے اپنے علاقے میں بزنس کو فروغ دیا, جو علاقائی بیس پر جو ہے آپ نے پروٹین فارم جو ہے اس کو فروغ دیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر ایک بزنس مین میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم اس طرح, ہمارا تو زیادہ سیاست میں زیادہ انوالومنٹ ہے, چلے سیاست کرنی ہے تو بزنس بھی ہونا چاہیے, تبھی گاڑی چلتی ہے, تبھی تیل ڈلتا ہے, تبھی ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بزنس, جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اس کو ٹائم دیں. اگر آپ ٹائم نہیں دیتے تو آپ بزنس نہیں کرتے, بس بزنس کے نام پہ ایک نام رکھا ہوتا ہے. جب آپ ٹائم دیتے ہیں وہ بزنس آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. تو ہم نے یہ اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے. ہماری کنسٹرکشن کمپنی بھی تھی اور ہے بھی ہے, پروٹین فارم ہے, اللہ کا شکر ہے, اور بھی چھوٹے نظام ہے جی. لیکن جب تک اس کو ٹائم نہ جی دیں تو یہ خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, وہ بڑا ٹائم دیتے ہیں جی. تو اس کی وجہ سے ہماری جو یہ گاڑی ہے رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے. ماشاءاللہ سے. ویسے تو ایسا ہے کہ آپ کے خاندان نے ماشاءاللہ سے تعلیم کو بہت فروغ دیا اس علاقے میں, اور بھی ترقیاتی کاموں میں ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا نام ہے. تو آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہیں جو آپ افسران بالا یا گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں جی, یہاں پہ جتنے افسر ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے چودھری برادران نے یہاں پہ لگوائے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شکایات ہو ہمیں بتائیں. ہم انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اگر وہ کام نہیں کر رہے تو ہم چوہدری صاحب کو بتائیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ بات ہے, یہ افسر بات نہیں مان رہا. افسران بالا کے لیے میرے پاس جو ٹپس ہیں نا جی, وہ یہی ہیں کہ کام کریں, اس طرح کام کریں کہ کوئی بھی بندہ جائے, نہ کہ وہ کاف ہو, نون ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی ہو, اس کو ایز اے پاکستانی اس کو ٹریٹ کریں اور اس کا کام ہنگامی بنیادوں پہ کیا جائے. یہ تو میں افسران بالا سے چاہتا ہوں. اور اس علاقے کی جو بات ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اس علاقے میں سب کچھ ہے, گیس ہے, واٹر سپلائی ہے, سیوریج سسٹم, یہ وہ سارا کچھ ہے. لیکن زیادہ کمی, میں پھر وہی بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ نوکریوں کی ضرورت ہے. نوکریاں اس علاقے کی محرومی ہے. وہ میں انشاءاللہ جب نیکسٹ جلدی چودھری پرویز صاحب سے ملوں گا اور ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ہمارے گاؤں کے لیے 10-12 نوکریاں دیں, اور جو پڑھے لکھے بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان کا گھر اور ان کا چولہا چل سکے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے علاقے میں سپورٹ مین شپ کو کس طرح سے فروغ دیا, اور کیا آپ کے علاقوں میں سپورٹ مین شپ کا باقاعدہ انتظام ہے, یعنی پلے گراؤنڈس وغیرہ ہیں؟ جی جی بالکل ہے جی. ہمارا جہاں پہ اسکول ہے اس کے آگے ہمارے دادا جی نے جب اسکول بنایا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی دیا, اور اس میں اس گاؤں کے لوگوں کی بھی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے وہ گراؤنڈ بنانے میں میرے دادا جی کی بڑی مدد کی. جیسا کہ چاچا برکت علی, ایسے بڑے نام ہیں پرانے, وہ سارے مل کے بیٹھتے تھے اور گاؤں کے بارے میں سوچتے تھے. وہ جو یہاں پہ گراؤنڈ بنایا ہے وہ اس علاقے کی 3-4 یونین کونسلز کو فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے جب بھی کبھی وہ انوائٹ کرتے ہیں, سپورٹس کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, کوئی میچ ہوتا ہے, کوئی کرکٹ کا ہوتا ہے یا کسی اور فٹ بال کا, تو میں ہمیشہ وہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جیسا کہ مادیت پرستی پل بڑھ رہی ہے, وہاں پر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر بھلا کر اس طرح کا موقع فراہم کرنا, اس طرح کا ایونٹ قائم کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں. بچوں کو بری ہیبٹ سے بچانے کے لیے سپورٹس کو بالکل ہم فروغ دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, کرواتے بھی ہیں. اچھا, جیسے ابھی بات کی جائے کہ ماشاءاللہ سے آپ سادات خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, اور سادات خاندان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ماشاءاللہ سے ہسٹری جو ہے جا کر امام علیہ السلام سے اور نبی پاک کے خاندان سے جا ملتی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ ناموس رسالت پر جب بات کی جائے تو ہمیں بہت کھلا دکھ ملتا ہے کہ ہم بینگا مسلم تمام انبیاء, جتنے بھی پیغمبر ہیں, جتنے بھی نبی ہیں, جتنے رسول ہیں, ہم سب کی عبادت کرتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتے ہیں بینگا مسلم سر, کیونکہ یہ ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کا حکم ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ممالک ایسے ہیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے فرانس میں جو ہے ناموس رسالت پر جو احتجاج کیا ہمیں کرنا چاہیے, یا کہ آپ بتائیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کس طرح سے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور کس طرح سے کریں جس
उसका लिंक जो है वो वहाँ तक पहुँचे और पता चले कि मुसलमानों में बहुत अपनायत है, मुसलमानों में एक होने का एक जज्बा है, और नौज़ बिल्ला उनकी औकात ही क्या है कि वो हमारे नबी के बारे में कुछ कहें। जी बिल्कुल जी, हमारा इस मामले में हमारी जो स्टेटमेंट है और हमारी जो हमारे ख्यालात हैं वो बिल्कुल मैं आपको पेश कर देता हूँ। जी जी। हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का मकसद, जी जी। और हमारे जो वालिदैन और हमारे जो दादा वालिद जो दुनिया से चले गए हैं उनका भी ज़िंदगी का मकसद यही होगा और यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर किसी को जुर्रत ना दे कि कोई ज़ेर ज़बर कोई बात कर सके। तो आपने मुझे पूछा कि हम यहाँ बैठे कैसे एहतजाज कर सकते हैं, तो मैं एक बड़ा अपने भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दोस्तों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये बात बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब इस तरह की बात हो लान तान तो करें, ये करना बनता है। और अगर आप फराज में हैं तो वहाँ भी करें, जहाँ जहाँ ये इस तरह को करता है करें आप। लेकिन आप अपने घर में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, तो यहाँ आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात, उनकी बताए हुए सबक लोगों को बताएं कि हमारे रसूल अल्लाह ने हमें कहा कि नमाज पढ़ें, हमारे रसूल अल्लाह ने कहा सच बोलें, हमारे रसूल अल्लाह ने कहा कि आप पकीज़ा रहें, आँख पे कंट्रोल करें, ज़ुबान पे कंट्रोल करें, ग़ीबत ना करें, मुनाफिकीन से बचें। तो इससे बड़ा सब मैं समझता हूँ एहतजाज कोई नहीं कि खुदारा के बजाय इसमें इस तरह की जाए कि किसी को मारना या किसी को कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाना, वो हमारे रसूल अल्लाह भी इजाज़त नहीं थे देते, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर हमारी जानें भी कुर्बान है। आप बिल्कुल इस तरह करें, महफिल मिलाद कराएं, घर बैठे अपनी बहनों, भाइयों, बच्चों को कुरान की तरफ लगाएं और दुआएं करें। या बारिक ताला, तुम आपने रसूल अल्लाह का जिक्र बुलंद किया, तो या बारिक ताला तेरे रसूल अल्लाह का जिक्र हमेशा बुलंद रहना है। जो लोग उनके ऊपर इस तरह की नमूस करते हैं, या बारिक ताला उनको बर्बाद कर दे और इनको इस दुनिया से ख़त्म कर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया सर। जी लास्ट में आतिफ साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने ही इलाके के नौजवानों के नाम, अपने ही हलके के लोगों के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी मैं सबसे पहले तो उनको ये कहूँगा कि अपने वालिदैन की बात सुने। जब हमने दुनिया से चले जाना है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ हमसे वहाँ पे यही सवाल पूछे जाने हैं कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया। तो मैं अपनी अवाम से, अपने भाइयों से इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि जैसे आपके वालिदैन आपको कहे वैसे करें, नमाज पढ़े, नमाज कायम करें, अच्छे काम करें, क्योंकि हमने जो हमारे वालिदैन ने हमें देना है हमने वही अपनी कब्रों में लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे। तो इस बारे में सोचें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने वालिदैन को डिनाई ना करें, उनकी बात इस तरह जाने और इस तरह समझें जैसे वो आपके टीचर भी हैं और आपके खैर खां भी हैं। अब दूसरा मैसेज ये है, अपनी आंख पे कंट्रोल करें और जब आप पकीज़गी की तरफ जाएंगे अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह के नज़दीक जाते जाएंगे, फिर अल्लाह आपकी करीब होकर सुनेगा, फिर अल्लाह के ऊपर आपका तवक्कल पैदा होगा, फिर आपको रूहानियत ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह बनना, मैं ये समझता हूँ कि नमाज की तरफ जाना हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी आतिफ अजमत हुसैन सईद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया, और स्पेशली जैसे उन्होंने अपनी प्राउडेस्ट अचीवमेंट के बारे में कहा कि उनकी अचीवमेंट ये है कि वो अपने अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क में से, उस रिस्क में से अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक किसी की मदद करते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। और साथ ही उन्होंने अपने मैसेज में जैसे कहा कि वालिदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी है और वालिदैन से औलाद की परवरिश के बारे में पूछा जाएगा, और ये वाकई गौर व फिक्र करने का वक्त है। हमें अपनी औलाद की परवरिश इस तरह से करनी चाहिए कि वो हमारा भी अदब करे और हमारे वालिदैन का भी अदब और एहतराम करे, हम सब पर यह वाजिब है। और नमूस रसालत पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी जानें भी कुर्बान है, इसमें कोई शक नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हमारी जानें, हमारी इज्जतें, हम सब कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और दुनिया की कोई ताकत
ये ताकत नहीं रखती कि हमारे नबी के बारे में कुछ भी कहे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।